आज की वीडियो में हम टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बेसिकली भारत की वेल नोन स्टील प्रोडक्शन की कंपनी है। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं जो क्या कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, टाटा स्टील। तो जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ से जाके वन बाई वन इन सारे रेशियोज को ऐड कर सकते हैं, ताकि आप खुद भी एनालाइज कर सकें और खुद भी सीख सकें। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट देखते हैं। तो मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ का है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है एनएससी की। इसमें स्टॉक भी इसका 31 का, इंडस्ट्री पी 19 का। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ग्राम नंबर इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन करंट ट्रेडिंग प्राइस का 163 के आसपास है। पेट्रोस्की स्कोर 3 का, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैटरी। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से डेप्ट टू इक्विटी 0.95 है। तो डेप्ट की वजह से इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 6.5% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 7% का, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। फेस वैल्यू इसकी 1 की है, मतलब इसमें पूरी तरह से स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। अगर इसमें स्टॉक स्प्लिट नहीं होता तो यही प्राइस का आपको अभी 1630 रुपये के आसपास देखने को मिलता। और क्योंकि अब इसमें पूरी तरह से स्टॉक स्प्लिट हो चुका है तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार को स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड इसका 2.21% का है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। और कोई भी कंपनी है यदि प्रॉफिटेबल होती है तो अपने प्रॉफिट में से एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है एवरी। तो नेट कैश फ्लो इसका नेगेटिव है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ में देखी जाए तो उसके 5 सालों की 7% के, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट। आए हम इसका प्राइस देखते हैं, प्राइस ट्रेंड में क्या कह रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि करंट प्राइस का 162 का है, 200 डीएमएस का 152 का है, दो और 50 डीएस का 168 का है। तो डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से भी ठीक ठाक वैल्यू पे मिल रहा है स्टॉक अभी। ये तो हो गया इसका कुछ प्राइस एक्शन। आइए हम इसका वो देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहा है। तो जब आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सेल्स में इसकी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे 2018 में इसमें 1,23,000 करोड़ की, फिर 2019 में 1,57,000 करोड़ की, फिर 2020 में 1,40,000 करोड़ की, फिर 2021 में 1,56,000 करोड़ की, फिर 2022 में 2,43,000 करोड़ की सेल हुई है। और लास्ट ईयर इसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2,30,000 करोड़ की लगभग लगभग सेल करी है। और जब आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2021 में 30,000 करोड़ की, फिर 63,000 करोड़ की, फिर 32,000 करोड़ की। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22,000 करोड़ का है। लेकिन ये तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22,000 करोड़ का, लेकिन आपका एक डाउट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 22,000 करोड़ होने के बाद इसमें जो नेट प्रॉफिट है इसका 5,000 करोड़ का क्यों आया है। इसका जो मेन रीजन है, इसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल 5 कंपनियों के साथ मर्जर किया है, जिसकी नेट वैल्यू 19,700 करोड़ के आसपास आती है। तो इसी कारण से इसमें जो नेट प्रॉफिट है आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर कंपनी ने 5,000 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आई हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका क्या कह रहा है। तो जब आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप देखेंगे इसमें 33% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 20% की एफ आई है, जो 23% की डी आई एस है, और मात्र 23% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में पहले भी बात की है कि किसी स्टॉक में अगर आपको 35-40% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और 15-20% ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये सब देखने के बाद आपका मन में एक और सवाल आएगा कि अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स इतने बेकार है तो उसमें इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी मात्रा में होल्डिंग लेके क्यों बैठे हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि बाहर आने वाले समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में जितना भी स्टील की डिमांड होगी वो फुलफिल करने के लिए इसमें टाटा स्टील लिमिटेड का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अपनी ये सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी है। तो बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको उसके सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट क्या कहता है। तो ये कुछ इसका ऐसा सा चार्ट है जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। इसमें इसका लेटेस्ट सपोर्ट 162 के आसपास है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 12% की गिरावट में मिल रहा है। और इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस 185 का है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और इसका सेकंड सपोर्ट आ रहा है 148 के पास, थर्ड सपोर्ट आता है 138 के पास। उसके अलावा अभी यहाँ पे इसमें एक लंबी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये तो हो गया इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए हम इसका आरएसआई देख लेते हैं। जब आप इसका आरएसआई देखें तो करंट में डेली चार्ट पे इसका आरएसआई 40 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में है। और जब भी आपको कोई बढ़िया स्टॉक
ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिल रहा है, तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, आप उसमें नई एंट्री लेने का देख सकते हैं। ये तो होगी इसके कुछ टेक्निकल एक्सपेक्ट। आइए हम इसका मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, मार्केट सेंटीमेंट क्या कर। इसके लिए हम आएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में। रिसोर्स के सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ पाएंगे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, टाटा स्टील। आइए हम इसका एक मंथ का डाटा खोल लेते हैं। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे जितनी भी डेली ट्रेड हो रही है उसमें डिलीवरी परसेंटेज आपको काफ़ी कम देखने को मिल रही है। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 40% की डिलीवरी ट्रेड थी, उसके बाद फिर 46%, फिर 41%, फिर 33%, फिर 35%, फिर 48%, फिर 42%। जो कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड डिलीवरी परसेंटेज कम देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें अभी सेलर्स आ भी है और आपको आने वाले समय में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसके कुछ मार्केट सेंटामेंट। आइए हम इसमें देखते हैं अगर हमारे को इसमें कोई नई परचेज लेनी हो तो वो कहाँ कहाँ रहेगी। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं चार्ट में। तो इसमें हम 3 पार्ट में एंट्री लेने का देखेंगे, 30, 30 और 40 की रेशियो में, जिसमें हमारी फर्स्ट एंट्री आई करंट प्राइस पे जो कि 162 का है, जो कि इसके अपने ऑल टाइम हाई से 12% की गिरावट पे आ रहा है। 30% कैपिटल के साथ हम यहाँ पे एंट्री लेने का देखेंगे। और इसमें हमारी सेकंड एंट्री आएगी 150 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से, एक मिनट, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट पे। और इसमें थर्ड एंट्री आएगी हमारी 138 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 25% की गिरावट पे। और अगर आपको कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर आपको 20 से 25% की गिरावट पे मिलता है तो आप मान लीजिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और ये केवल और केवल हमारे रिसर्च है, आप किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से ज़रूर करें।